of waves. When two or more than two waves propagates together in any medium and superimposed each other, then resultant displacement y made up of new wave is equal to the vector sum of different displacement of all waves. इसका मतलब हुआ हम क्या बोलते हैं, जब दो या दो से अधिक वेव्स जो होती हैं वो अगर किसी मीडियम के किसी पॉइंट के ऊपर सुपर इम्पोज्ड हो, यानी कि आकर ये एक वेव है यहाँ के मिली, दूसरी वेव यहाँ के मिली, तीसरी वेव यहाँ के मिली, तो ये जो वेव पे यहाँ मीडियम का जो पॉइंट है वो इस वेव के कारण इसकी एनर्जी लेगा और किसी पॉइंट पे डिस्प्लेस होगा, ये यहाँ पे आएगी, ये इसको कुछ एनर्जी देगा, वो डिस्प्लेसमेंट होगा, ये इसको एनर्जी देगी, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इसके कारण जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो इन सब के डिस्प्लेसमेंट को क्या करें हम ऐड कर दें, उसके इक्वल होता है, वही इसने बताया। तो यहाँ पे तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत इसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे इन सब के कारण जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ, पहले के कारण हुआ y1, दूसरे के कारण हुआ y2 और तीसरे के कारण हुआ y3, तो इसी को हम बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। टोटल इन सब का क्या करते हैं हम, टोटल करते हैं। अब देखो इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स हो गया। अब हम बोलते हैं इंटरफेरेंस क्या होता है। इंटरफेरेंस क्या होता है कि टू वेव्स है जिनकी आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या है, इक्वल है, और टू वेव्स है जो है कोहेरेंट सोर्स है, कोहेरेंट हो, उनसे जो भी वेव्स निकलेगी वो क्या होनी चाहिए, एक ही मीडियम में एक ही डायरेक्शन में अगर प्रोपेगेट होती है और वो किसी पॉइंट पे सुपर इम्पोज्ड होती है तो उनसे क्या होती है कि एक न्यू वेव जनरेट होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस। और उस वेव की जो इंटेंसिटी होती है वो या तो मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। अगर मैक्सिमम होगी तो उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और अगर इंटेंसिटी क्या होगी, लेस होगी, तो हम बोलेंगे उसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसी को अब हम देख लेते हैं कैसे कारण में। व्हेन टू वेव्स आर सेम एम्पलीट्यूड एंड कोहेरेंट मूव प्रोपेगेट, या मूव कर रही है या प्रोपेगेट हो रही है टुगेदर इन सेम डायरेक्शन एंड इन सेम मीडियम, देन रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ वेव इज डिफरेंट फ्रॉम द सम ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ बोथ वेव्स। वही हमने बोला है जो अभी मैंने तुम्हें ईजी लैंग्वेज में समझाया है कि टू वेव्स है जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है, एम्पलीट्यूड क्या है, सेम है, और वो क्या होनी चाहिए, कोहेरेंट होनी चाहिए वेव्स, और वो एक ही डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो, एक ही मीडियम में प्रोपेगेट हो और किसी पॉइंट पर सुपर इम्पोज्ड हो। तो जो न्यू वेव जो जनरेट होगी वो वेव की इंटेंसिटी जो होगी वो या तो मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। अगर मैक्सिमम है इंटेंसिटी तो उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव, और अगर मिनिमम है तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्ट्रक्टिव। कोहेरेंट सोर्स क्या होता है कि अगर टू सोर्स है और उनकी जो वेव लेंथ है, अगर उनमें फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस अगर सेम है टाइम के साथ में, तो वो क्या कहलाती है, कोहेरेंट सोर्स। इफ फेज डिफरेंस इज कांस्टेंट बिटवीन टू सोर्सेस, इफ फेज डिफरेंस इज कांस्टेंट बिटवीन टू सोर्सेस, फेज डिफरेंस इज कांस्टेंट विथ टाइम, टाइम के साथ में क्या है, फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगी, हमारे कोहेरेंट सोर्स। अगर फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस जो है वो टाइम के साथ में कांस्टेंट नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, इनकोहेरेंट। अब हम यहाँ पे देखते हैं कुछ उसकी शर्तें हैं, या आप उसको बोल सकते हैं कंडीशंस हैं इसकी, कि क्या इसकी कंडीशंस हो सकती है। तो कंडीशंस में क्या होगा हमारा, कि जो दोनों सोर्सेज हैं वो क्या होने चाहिए, कोहेरेंस होने चाहिए। तो दोनों स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए, कला संबद्ध यानी दोनों सोर्स क्या होने चाहिए, कोहेरेंस होने चाहिए। कोहेरेंट होने यानी कि उन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और अगर पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, या तो है तो टाइम के साथ में क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। और इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। उनके बीच में जो फेज डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, फाई इजिकल 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल। डेल क्या है हमारा पाथ डिफरेंस और फाई क्या है हमारा फेज डिफरेंस।
और अगर दोनों वेव्स क्या पोलराइज्ड है तो उनके पोलराइजेशन प्लेन है वो क्या होना चाहिए, वो सेम होने चाहिए। और दोनों जो सोर्स है वो क्या होने चाहिए, इज नियरली है ना, क्या बोलते हैं उसको, इज नियरली सेम होनी चाहिए, या आप बोल सकते हो है ना बहुत पास में होने चाहिए, इज़ वेरी क्लोज। दोनों क्लास नंबर सोर्स जो होना चाहिए वो आपस में बहुत निकट होने चाहिए, यानी कि टू करंट सोर्स आर वेरी क्लोज और इट्स वेरी नैरो। ये इसकी कंडीशन है। वापस देख लेते हैं कि फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये दोनों क्या होने चाहिए, कोहेरेंट होने चाहिए। सेकंड, फ्रीक्वेंसी सेम। फिर इनके पोलराइजेशन प्लेन जो होने चाहिए वो सेम होने चाहिए। और दोनों सोर्स जो होने चाहिए वेरी क्लोज होने चाहिए और वेरी नैरो होने चाहिए, सक्रिय होने चाहिए। अब इसके लिए जो शर्तें हैं वापस कि जो हमें फ्रिंज जो इनसे मिलेगी वो हमें इजीली दिखाई दे, उसके लिए क्या शर्तें होनी चाहिए, क्या कंडीशंस होनी चाहिए, वो हम देख लेते हैं। तो फ्रिंज विड्थ ऑफ फ्रिंज शुड बी लार्ज, तो बीटा इज इक्वल टू डी कैपिटल डी स्मॉल लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, एंड डिस्टेंस शुड बी लार्ज बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन, एंड डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स शुड बी स्मॉल। अब हम पढ़ रहे हैं यंग डबल स्लिट्स या यंग डबल स्लिट्स के हम सबसे पहले हम उसमें देखते हैं इसकी कैलकुलेशन में हमने बोला फर्स्ट जो वेव है उसकी है इक्वेशन y1 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी एंड y2 इज इक्वल टू b साइन ओमेगा टी प्लस 5। इसकी फ्रीक्वेंसी जो सेम है लेकिन इसका एम्पलीट्यूड अलग अलग है a और b। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, सम करेंगे, तब जाके हमें क्या मिलेगी, एक न्यू वेव मिलेगी। तो हमने इनके डिस्प्लेसमेंट को इक्वेट किया तो ना ऐड किया तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, तो a साइन ओमेगा टी प्लस b साइन ओमेगा टी प्लस 5, तो a साइन ओमेगा टी प्लस b साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब हम क्या करते हैं कि है ना साइन ओमेगा टी प्लस 5 को a प्लस बी साइन a प्लस बी वाले फॉर्मूले से खोल देते हैं, तो क्या आता है साइन a प्लस कॉस बी कॉस a साइन b। तो वैसे हमने किया साइन ओमेगा टी कॉस 5 कॉस ओमेगा टी साइन 5, तो यहाँ पे आ गया y इज इक्वल टू a प्लस बी कॉस 5 साइन ओमेगा टी प्लस b साइन 5 कॉस ओमेगा टी। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ओमेगा टी तो हमारा क्या कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है, ये भी कॉस ओमेगा टी हमारा टाइम पे डिपेंड कर रहा है। जो उस टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है उसको हम कुछ मान लेते हैं। तो हमने क्या बोला a प्लस बी कॉस 5 क्या होता है, कैपिटल A कॉस थीटा। अब b साइन 5 को हम मान लेते हैं a साइन थीटा, क्योंकि हमें क्या निकालना है कि इनकी जो एम्पलीट्यूड है वो सेम करना है। तो हमने a और b को हमको सेम करने के लिए हमने a मान लिया, ठीक है। तो y इज इक्वल टू a कॉस थीटा यहाँ पे रखा हमने साइन ओमेगा टी, अब b साइन 5 की जगह रख दिया a साइन थीटा कॉस ओमेगा टी, तो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया साइन a प्लस b का, तो ओमेगा टी प्लस थीटा आ गया। अब हमें एम्पलीट्यूड निकालना है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे निकलेगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कर दे या 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कर दे, सेम है। तो हमने क्या किया, इसका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्लस करने पे तो a स्क्वायर कॉमन निकलेगा, तो a स्क्वायर कॉमन निकाल दिया। फिर a प्लस बी कॉस 5 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 किया। तो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूले से खोलेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 प्लस 2ab कॉस 5 प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर 5। तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab कॉस 5। तो a इक्वल टू रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 5। अब हम यहाँ पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ गया। अब हम ये देख सकते हैं कि कहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा और कहाँ पे मिनिमम होगा, क्योंकि यहाँ पे ये किस पे डिपेंड कर रहा है, 5 पे एंगल पे डिपेंड कर रहा है। तो कॉस 5 यहाँ वैल्यू सबसे मैक्सिमम कब होगी, जब 5 की वैल्यू 0 हो, 2 पाई हो, 4 पाई हो। तो यानी कि जब वैल्यू क्या हो, पाई की वैल्यू क्या होल इंटीजर हो, तो यानी कि 2 एन पाई हो गया, इवन होल इंटीजर कर दिया। तो n इक्वल टू 0 1 2 कर दिया। तो 5 इक्वल टू 0 2 पाई 4 पाई रखेंगे तो कॉस 5 की वैल्यू हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस b का होल स्क्वायर और फिर क्या रूट है, तो a प्लस b हो जाएगा। यानी कि दोनों के एम्पलीट्यूड को ऐड करने पे हमें क्या आ जाएगी, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम मिलेगा। और यहाँ पे मिनिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, जब यहाँ पे 5 की वैल्यू क्या हो, पाई हो, 3 पाई हो, तो वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। यानी कि दोनों एम्पलीट्यूड को क्या करें, हम माइनस करें। तो वही हमने यहाँ पे किया।
तो क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए मिनिमम क्या आ गया, ए माइनस बी। ठीक है, अब हम क्या निकालते हैं, रिजल्टेंट इंटेंसिटी। हम यहाँ बोलते हैं कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी। ये हम यहाँ प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आएगा, तो के ए स्क्वायर। तो I1 दोनों के लिए अलग अलग इंटेंसिटी है, तो I1 इज इक्वल टू के ए स्क्वायर और I2 इज इक्वल टू के बी स्क्वायर। इस वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, इस एम्पलीट्यूड में रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे रखा, और के इज इक्वल आई इज इक्वल टू के कैपिटल ए स्क्वायर हमने माना, तो ये कैपिटल ए स्क्वायर ये वाला हमारा फॉर्मूला था, तो हमने यहाँ क्या दिया, के ए स्क्वायर के स्मॉल ए स्क्वायर प्लस के स्मॉल बी स्क्वायर प्लस हमने यहाँ पे सब जगह क्या किया, के से इंटू कर दिया। के से इंटू करने के बाद वैल्यू क्या आई, के ए स्क्वायर कितनी हो गई, आई, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा I1, ये हो गया हमारा I2 प्लस 2 रूट I1 I2। रूट कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे ए भी है ना, तो ए भी, अगर मैं यहाँ पे ए है तो मैं रूट करूँ तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट में आ जाएगी। ये वैल्यू स्क्वायर है तो स्क्वायर का क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो वैल्यू के से केस क्या हो जाएगा, सारा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या, तो अब यहाँ पे कितना हो गया, आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस 5। तो ये हो गई हमारी रिजल्टेंट इंटेंसिटी। अब कहाँ पे हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है, वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हम क्या देखेंगे कि जब फाई की वैल्यू, वही जब फाई की वैल्यू क्या हो 0, 2 पाई 4 पाई, तो वहाँ पे क्यों हमें क्या मिल रही थी, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही थी। जब मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी तो वहाँ पे क्या मिलेगा, हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि पाथ डिफरेंस कितना है। तो पाथ डिफरेंस के लिए हमने क्या किया, फाई इज इक्वल टू 2 पाई अपन लैम्डा इंटू फाई, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो डेल्टा यहाँ रहने दें और 2 पाई अपन लैम्डा को उधर लेके जाए, तो क्या आ जाएगा, लैम्डा अपन 2 पाई इंटू फाई। अब यहाँ पे फाई की वैल्यू क्या रखें, 0, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई, 0। जब पाथ डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा तो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी वहाँ पे। वैसे हमने क्या रखा, 2 पाई रखा, तो यहाँ पे डेल्टा कितना हो गया, लैम्डा, यानी कि 0 लैम्डा, ठीक है, 2 लैम्डा तो n लैम्डा। यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, कॉस फाई की वैल्यू 1 होगी, तो इंटेंसिटी भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ये फॉर्मूला था हमारे पास, कॉस फाई की वैल्यू जैसे 1 हो गई तो ये वैल्यू क्या हो गई, रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। और जब हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी अगर इक्वल है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 2 रूट I0, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 I0, यानी कि मैक्सिमम क्या हो गई, इंटेंसिटी हो गई। यानी कि ये 2 वेव्स है, 2 वेव्स इस तरह चल रही है, तो इसकी जो रिजल्टेंट वेव मिली वो इस तरह की मिली। यानी कि ये हमारा ए, अगर हम इसको बोल देते हैं ये तो हमारी है ए, और ये वाली जो थी हमारी वो थी हमारी बी। इन दोनों को ऐड करने के बाद ये जो मिली, ये क्या मिली, ए प्लस बी मिली, ठीक है, या 4 I0 इंटेंसिटी इसकी मिली। अब वैसे हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या बोलते हैं हम कि इसमें क्या होगी, इंटेंसिटी मिनिमम होगी। तो फाई की वैल्यू तो हमको मालूम है, पाई 3 पाई 5 पाई, अभी अपन निकालती 2n-1 पाई। अगर डेल्टा निकालें तो उसी तरह से हम निकाल देंगे, तो कितना आएगा, λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2 एंड सो ऑन। कॉस फाई की वैल्यू कितनी रहेगी, -1, तो वैल्यू कॉस फाई की -1, तो आई इज इक्वल टू I1 I2 माइनस का 2 रूट I1 I2, तो ये क्या हो जाएगा, आई मिनिमम इज इक्वल टू रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर, तो I1 इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I0, तो आई मिनिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अब यहाँ पे ये वैल्यू तो है हमारी ए और ये है हमारी वैल्यू बी, तो जो हमें वैल्यू मिलेगी वो इंटेंसिटी क्या होगी, इन दोनों के माइनस के इक्वल होगी, तो क्या हो गई हमारी रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकल गई। अब हम एनर्जी कंजर्वेशन इन इंटरफेरेंस देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर जितनी इंटेंसिटी इंक्रीज़ होती है उतनी ही डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो जितनी इंक्रीज़ हुई उतनी कम हुई है, यानी कि कोई एनर्जी लॉस नहीं हुआ है। तो इसी कारण हम क्या बोलते हैं, इसमें एनर्जी कंजर्वेशन होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इंटेंसिटी यहाँ पे कितनी इंक्रीज़ हुई थी, प्लस का 2 रूट I1 I2, और यहाँ पे कितनी हुई डिक्रीज, रूट 2 I1 I2, यानी कि जितनी इंक्रीज़ हुई है उतनी ही डिक्रीज़ हो गई। इसलिए हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे इंटेंसिटी क्या हो गई, यहाँ पे हमारी एनर्जी कंजर्वेशन हुआ। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, द मोर द इंटेंसिटी इंक्रीजेज इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, द मोर द इंटेंसिटी डिक्रीजेज इन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हिंदी में हम इसको इस तरह बोल सकते हैं, संपोषी व्यक्तिकरण में जितनी तीव्रता बढ़ जाती है उतनी ही तीव्रता विनाशी व्यक्तिकरण में घट जाती है। और इन दोनों तीव्रता का औसत लेते हैं ना,
इन दोनों का जो इंटेंसिटी है उनका अगर हम एवरेज लें तो आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम अपन 2, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 2 I1 प्लस I2 अपन 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो एवरेज इंटेंसिटी क्या होगी, इन दोनों इंटेंसिटियों के सम के इक्वल होगी। तो एवरेज इंटेंसिटी ऑफ टू वेव इन सम ऑफ द टू डिफरेंट वेव्स इंटेंसिटी। ओके, अब हम यहाँ पे करते हैं फ्रिंज विड्थ। अगर हम फ्रिंज विड्थ लेते हैं तो हम बोलते हैं हमने एक स्लिट लिए और उसमें क्या किया, 2 होल्स कर दिए। एक हो गया हमारा सोर्स S1 और एक हो गया सोर्स S2। क्योंकि अगर हम यहाँ पे क्या करें, 2 लाइट्स लें और उनसे जो वेव्स आ रही है, प्रोपेगेट हो रही है, अगर उनके कारण अगर हम इंटरफेरेंस देखेंगे तो वो हमें इंटरफेरेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे क्या होगी, उनकी वेवलेंथ अलग अलग होगी। वेवलेंथ अलग होने के कारण उनका पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस क्या होगा, अलग होगा। लेकिन मान लो अगर यहाँ पे कोई एकल सोर्स, यहाँ पे एक सोर्स है और इस सोर्स से अगर कोई लाइट आएगी तो हमें ये एक सोर्स मिला है, हमें क्या लेना है, 2 कोरेंट सोर्स लेना है इंटरफेरेंस के लिए। तो हम यहाँ करते हैं कि यहाँ पे एक स्लिट लगा लेते हैं और उनके बीच में क्या करते हैं, 2 होल्स कर देते हैं। तो इसके कारण जो भी लाइट्स इन होल्स से पास होगी उन वो क्या होगी, कोहेरेंट होगी, क्योंकि इनके बीच क्या होगा, फेज डिफरेंस सेम होगा। तो यहाँ पे हमने ये किया, S1 और S2 2 कोरेंट सोर्स हो गए और इससे जो लाइट्स इस पॉइंट O पे जो भी पहुँचेगी उनके बीच क्या होगा, पाथ डिफरेंस 0 होगा। पाथ डिफरेंस 0 होने के कारण यहाँ पे क्या होगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी। लेकिन यहाँ से हम यहाँ पे कोई पॉइंट मान रहे हैं P, इस पॉइंट P पर अगर पहुँच रही है कोई लाइट तो इस S2 ने तो P तक पहुँचने में ज़्यादा है ना, पाथ डिफरेंस यानी पाथ जो किया ज़्यादा ट्रैवल किया, और S1 ने इस P पर पहुँचने में कम है ना पाथ ना फॉलो किया, ट्रैवल किया। तो हमने क्या किया, S1 से इस पे S2 पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। नॉर्मल ड्रॉ किया तो यहाँ पे ये क्या हो गया, 90 डिग्री, और यही जो पाथ इसने एक्स्ट्रा पाथ ट्रैवल किया, यही हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, S1P और M ये ट्रायंगल लेते हैं। इस ट्रायंगल से हम पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या आएगा, S1P का स्क्वायर इज इक्वल टू S1M का स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर। तो S1M किसके इक्वल है, इस D के, स्लिट की और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस है कैपिटल D, और स्मॉल d क्या है, S1 S2 ये जो 2 स्लिट्स है इनके बीच की डिस्टेंस है D, स्मॉल d। तो हमने क्या बोला, S1M का होल स्क्वायर प्लस PM का होल स्क्वायर। तो O से P जहाँ पे ये एक और हमें फ्रिंज मिलेगी, इनके बीच की हमने डिस्टेंस मान ली x। अब हमने क्या बोला, ये D स्क्वायर है, ये तो हो गया SM क्या हो गया, D स्क्वायर, और ये था हमारा टोटल x। तो हमने क्या बोला, ये जो इसका O ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट से इस S1 के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, ये इसका मिड पॉइंट हो गया, तो ये D/2 हो गया, ये भी D/2 हो गया। तो हमने क्या बोला, x माइनस D/2 का होल स्क्वायर, ये होगा इक्वेशन 1। अब हम क्या करते हैं, S2P ये हो गया S2PN, ये ट्रायंगल ले लेते हैं और इसमें भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो S2P का होल स्क्वायर प्लस S2N का होल स्क्वायर प्लस PN का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे S2P का होल स्क्वायर भी हो गया और S2N क्या हो गया, D का स्क्वायर, और हमको निकालना PN, तो x तो यही है, उसमें D/2 और ऐड कर दें तो प्लस का D/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन 1 में से माइनस करें, क्योंकि हम क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये पाथ डिफरेंस निकालना है। पाथ डिफरेंस कब निकलेगा, जब हम क्या करें, इनको माइनस कर दें। जो हमने S1P निकाला और S2P निकाला, इसमें अगर मैं S2P में से S1P को माइनस कर दूँ तो ये वाली लेंथ निकल जाएगी, तो हम यही निकाल रहे हैं। तो हमने क्या, S2P माइनस S1P, जब हमने इसको माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 2xd, क्योंकि D का स्क्वायर D स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और D स्क्वायर अपन 4 D स्क्वायर अपन 4 कैंसिल हो जाएगा। लेकिन इसका xd और इसका xd बचेगा, वो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, 2xd। अब इसको भी हम तोड़ सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला जा, तो क्या था, a प्लस बी a माइनस बी। तो यही हमने किया, S2P प्लस S1P, S2P माइनस S1P क्या हो गया, 2xd। अगर हम बोलते हैं ये P पॉइंट जो है वो इस O पॉइंट के क्या है, बहुत क्लोज है, O डैश जो है हमारा इसके क्या है, बहुत क्लोज है, इस वेरी क्लोज, इज टू क्लोज। हम क्या बोलते हैं, P जो है वो इस O डैश के क्या है, बहुत क्लोज है, इज टू क्लोज। तो ये क्या आ जाएगा, इस पॉइंट पर आ जाएगा। तो ये जो हमारा होगा S1P क्या हो जाएगा, S1P S2P किसके इक्वल हो जाएगा, D के। S1P और S2P किसके इक्वल हो जाएगा, D के इक्वल हो जाएगा, यानी कि O डैश के इक्वल हो गया। तो हम यहाँ क्या बोल सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं S1P S2P, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2
S1P, और S1P को हमने क्या बोला D, तो क्या हो जाएगा 2D इज इक्वल टू S2P माइनस S1P इज इक्वल टू 2XD, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, S2P माइनस S1P, यही तो हमें निकालना था, यही तो हमें डिफरेंस निकालना था, यही क्या हमारा पाथ डिफरेंस है, तो वैल्यू आ गई हमारी पाथ डिफरेंस की। तो पाथ डिफरेंस कितना आ गया, S2P माइनस S1P इज इक्वल टू एक्स स्मॉल डी अपन कैपिटल डी, डेल्टा इज इक्वल टू एक्स डी अपन कैपिटल डी। अब हम क्या निकालते हैं, डार्क विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज एंड पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज। हम क्या निकाल रहे हैं, विड्थ ऑफ, यहाँ लिख देते हैं अपन, विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज एंड पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, इनकी हमको निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या बोलते हैं कि पॉइंट P पर हम क्या मान के चलते हैं, कोई nth फ्रिंज है, तो हम डेल्टा किसके इक्वल हो जाएगा, n लैम्डा के, तो n लैम्डा इज इक्वल टू एक्स जी अपन कैपिटल डी, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैपिटल डी, हमको x की वैल्यू निकालनी है, पोजीशन निकालनी है, हम कोई ब्राइट फ्रिंज की बात कर रहे हैं, इसकी पोजीशन निकाल रहे हैं, तो डेल्टा इज इक्वल टू n लैम्डा, और अभी हमने डेल्टा निकाला था x स्मॉल डी अपन कैपिटल डी, ये वैल्यू हमने रख दी इसके इक्वल, तो एक्स एन कितना हो जाएगा, कैपिटल डी एन लैम्डा अपॉन डी। अब इस बार हम क्या निकालें कि डार्क फ्रिंज की हम क्या निकाल रहे हैं, विड्थ निकाल रहे हैं। अगर हम बोल रहे हैं कि ये हमारी कोई ब्राइट फ्रिंज है, ये हमारी ब्राइट फ्रिंज है, अगर हम इन दोनों ब्राइट फ्रिंज के बीच की इसकी विड्थ निकालनी है, तो हम क्या करें, इस फ्रिंज की विड्थ पोजीशन और इस फ्रिंज की पोजीशन को माइनस कर दे, तो बीच की क्या निकल जाएगी, विड्थ निकल जाएगी, वही हमने किया है। तो एक्स एन की निकल गई। अब इसकी नेक्स्ट वाली क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वन, तो हम ये बोल रहे हैं एक्स इज इक्वल टू एन प्लस वन कर दिया हमने, तो डी एन की जगह क्या रखते हैं, एन प्लस वन, ये हो गया लैम्डा अपॉन डी। अब इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो बीच की विड्थ नहीं पता चल जाएगी, इन दोनों के बीच की विड्थ पता चल जाएगी, तो हमने वही किया। हमने क्या किया, एक्स एन प्लस वन में से एक्स एन को हमने माइनस किया, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो क्या हो जाती है, फ्रिंज विड्थ हो जाती है। तो बीटा इज इक्वल टू एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन, एक्स एन प्लस वन क्या हो गया, डी एन प्लस वन लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, और एक्स एन की वैल्यू कितनी हो गई, कैपिटल डी एन लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, तो बीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन डी। अब इक्वेशन क्या कर रहे हैं अपन, ये हो गया। अब इस इक्वेशन को मैं इसमें रख सकती हूँ, तो ये पोजीशन में और विड्थ के अंदर क्या हो जाएगी, हमारी रिलेशन निकल जाएगा। तो एन कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी की जगह क्या रख सकती हूँ, स्मॉल एन, तो एक्स एन इज इक्वल टू एन बीटा। ठीक है, अब हम क्या निकाल रहे हैं, फ्रिंज विड्थ। हम फ्रिंज विड्थ किसकी निकाल रहे हैं, ब्राइट फ्रिंज की, और पोजीशन किसकी निकाल रहे हैं, डार्क फ्रिंज की, तो वही हम निकालते हैं। अब हमें पोजीशन निकालनी है डार्क फ्रिंज की, तो डार्क फ्रिंज के लिए क्या होता है, पाथ डिफरेंस 2n माइनस वन लैम्डा बाई टू, अभी हमने देखा था, और पाथ डिफरेंस तो हमारा सेम ही है, तो एक्स स्मॉल डी अपन कैपिटल डी। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, एन, यानी कि nth फ्रिंज के लिए निकाल रहे हैं, तो nth फ्रिंज के लिए एक्स एन इज इक्वल टू डी एन, यहाँ पे से हम 2 कॉमन निकाल दें, तो क्या आ जाएगा, एन माइनस वन अपन टू लैम्डा अपन टू, लैम्डा अपन टू से ये क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो डी एक्स एन माइनस वन अपन टू लैम्डा अपन डी, ये हो गया एक्स एन। अब हम क्या करें, ब्राइट फ्रिंज की विड्थ निकाल रहे हैं, तो ब्राइट फ्रिंज की विड्थ के लिए अब हमने एक्स एन तो निकाल दिया, अब हम बोल रहे हैं इससे ऊपर वाली, यानी कि अब हम बोल रहे हैं कि ये है, ठीक है। अब ये देखो, मान लो ये हमारी ब्राइट फ्रिंज, ये हमारी ब्राइट फ्रिंज, तो हमने क्या किया था, इन दोनों ब्राइट फ्रिंज के बीच की हमने क्या निकाली थी, विड्थ निकाली थी बना डार्क फ्रिंज की, तो हमने क्या बोला कि इस फ्रिंज की और इन फ्रिंज को हम माइनस कर दें तो बीच वाली विड्थ निकल जाएगी। वैसे हम क्या करें, इस फ्रिंज की हमें मालूम है, ये फ्रिंज हमें मालूम है, तो इसकी विड्थ पता चल जाएगी। हम क्या करें, इस फ्रिंज के लिए निकाल दें पोजीशन, इस फ्रिंज की पोजीशन में मालूम है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये वाली निकल जाएगी, तो वही हमने किया है। तो एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू क्या हो गया, कैपिटल डी एन प्लस वन, इससे ऊपर वाली आगे वाली ली थी एन, तो एन प्लस वन करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, एन प्लस वन माइनस वन बाई टू लैम्डा बाई डी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, एन प्लस वन वन बाई टू लैम्डा बाई डी। अब अपन इसको और इसको माइनस कर दें, इस वाली पोजीशन को और इस वाली पोजीशन को माइनस कर दें, तो क्या आ जाएगा, दो हमारी क्या आ जाएगी ना, ब्राइट फ्रिंज की विड्थ पता चल जाएगी, तो बीटा इज इक्वल टू माइनस करके देखिएगा, कैपिटल डी
लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, और इसको हम अगर इस इक्वेशन में रख दें तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स एन इक्वल टू बीटा एन माइनस 1/2। ओके, ये हमारा हो गया। अब हम यहाँ देखते हैं ये किस किस पर डिपेंड करता है। जैसे बीटा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बीटा इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, यानी कि लैम्डा वेव लेंथ, जैसे वेव लेंथ को हम इंक्रीज़ करते जाएंगे बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। जैसे विबग्योर है, विबग्योर में सबसे ज़्यादा वेव लेंथ किसकी होती है, रेड की, यानी रेड की वेव लेंथ अगर ज़्यादा है तो उसकी फ्रिंज विड्थ भी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। बीटा किस किस पे डिपेंड कर रहा है, डी पे। डी क्या है, स्लिट्स, 2 स्लिट्स हैं, उनके बीच की डिस्टेंस है, तो स्मॉल डी जैसे हम इंक्रीज़ करेंगे तो बीटा की वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी। कैपिटल टी को इंक्रीज़ करेंगे तो बीटा की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। अब यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना कि स्लिट्स विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी के, और इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ए स्क्वायर, यानी ए क्या, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको चीज़ को याद रखना। अब क्या, नंबर ऑफ फ्रिंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव लेंथ, किसके, जो वेव लेंथ हम ना, जो वेव हम यूज़ कर रहे हैं उसकी वेव लेंथ की प्रोपोर्शनल है। ये चीज़ें याद रखना। अब हमारे पास है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या होता है, साउंड वेव्स टेंड्स टू कॉर्नर ऑफ द ऑब्स्टिकल, यानी कि जो साउंड वेव्स होंगी उनका किसी ऑब्स्टिकल के कॉर्नर से मुड़ना क्या कहलाता है, हमारा डिफ्रैक्शन कहलाता है। और इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशंस जो होती है, जो शर्त है वो क्या होती है कि ऑब्स्टिकल शेप का जो शेप होता है वो वेव लेंथ के ऑर्डर का होना चाहिए, यानी शेप ऑफ ऑब्स्टिकल शुड बी ऑर्डर ऑफ वेव लेंथ ऑफ द वेव। अब हम कर रहे हैं फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट। इसमें हम क्या करते हैं कि फ्रॉनहोफर में ये बोलते हैं कि जो भी लाइट्स आ रही है वो क्या आ रही है, इनफाइनाइट से आ रही है। इनफाइनाइट से आ रही है तो यानी कि वेव जो लाइट्स आएगी वो क्या आएगी, पैरेलल आएगी। तो ऐसा, और इसको हम क्या करते हैं कि जो भी वेव्स आ रही है उनके जो वे है उनके रास्ते में हम क्या कर रहे हैं, एक ना लेंस रख देते हैं। लेंस रखने से सारी लाइट जो होती है वो फोकस पे ना आ जाती है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम ये मानते हैं कि एक सोर्स है, तो अब ना पैरेलल आने वाली रेस को हम कैसे करेंगे कि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक सोर्स रखते हैं। उसको बनाने के लिए, इस एपरेटस को सेटअप करने के लिए ये माना गया कि एक सोर्स ले लिया और उस सोर्स के रास्ते में हमने क्या रख दिया, एक लेंस रख दिया, जिसको हमने बोला कॉन्वेक्स लेंस L1। ये लेंस से जो रेस जाएगी वो क्या होगी, पैरेलल जाएगी, क्योंकि ये किस पे रखा गया है, फोकस पे रखा गया है सोर्स को, इस लेंस के। तो जो भी फोकस से, जो लेंस से फोकस के, लेंस के फोकस पे हमने क्या रखा है, सोर्स रखा है। और इस सोर्स से जो भी लाइट्स इस फोकस ना लेंस से गुजरेगी वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या किया, एक सोर्स रखा है, वो इस लेंस के फोकस पे रखा है, और यहाँ से चलने वाली सारी लाइट्स क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। और इसके रास्ते में हमने क्या रख दिया, एक ऑब्स्टिकल रख दिया और उसको बीच में से काट दिया। तो यहाँ से क्या होगा, जितनी भी वेव जाएगी वो क्या होगी, इस तरह से जाएगी ना पैरेलल, और जो भी एक्स्ट्रा होगी वो ऊपर इसके द्वारा रोक ली जाएगी। अब यहाँ से आगे जाने के बाद हमने क्या किया, एक और कॉन्वेक्स लेंस रखा है। और ये कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है कि यहाँ से जो भी पॉइंट पे ओ पर जाएगी उनके बीच क्या होगा, पाथ डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि जितनी भी ए और बी पॉइंट हैं इनसे जितने भी, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि वेव फ्रंट होते हैं, और वेव फ्रंट क्या होता है, हर पॉइंट क्या होता है, एक न्यू सोर्स की तरह बिहेव करता है। यहाँ पे भी क्या होगा, इस से जाने वाले वेव फ्रंट क्या होगा ना, इसका वेव फ्रंट ये होगा, ये सारे क्या होंगे, वेव फ्रंट होंगे, जो क्या होते हैं प्रोपेगेशन ऑफ वेव के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये इसके परपेंडिकुलर है, तो इस परपेंडिकुलर जो भी वेव फ्रंट होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर पे न्यू सोर्स की तरह बिहेव करेगा। हर एक न्यू सोर्स से क्या होगी, लाइट्स इमिट्स होगी, और ये लाइट्स क्या होंगी, जितनी भी लाइट्स जो होगी ओ पे पहुँचेगी, ओ पॉइंट पे पहुँचेगी, वो क्या होगी, सेम पाथ पे चलेगी। और यानी कि उनके बीच में जो पाथ डिफरेंस जो होगा या फेज डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। इसके कारण यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, सेंटर मैक्सिमा मिलेगा। और यहाँ के कारण, यहाँ से मान लो वेव चल रही है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे पी पॉइंट पे मिल रही है, यहाँ से लाइट चल रही है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर कहाँ मिल रही है, पॉइंट पी पे मिल रही है।
तो यहाँ पे हमें जो मिलेगा वो मिलेगा डार्क पोजीशन मिलेगी, यानी यहाँ हमें क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। यहाँ पे हमें मैक्सिमम मिल रहा है और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। और ये जो बी से जो पॉइंट से जो वेव चल रही है वो क्या करेगी, ज़्यादा पाथ ट्रैवल करेगी, और ए से चलने वाली पाथ जो वेव होगी वो क्या होगी, कम पाथ ट्रैवल करेगी। तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर जैसे हमने पहले एक नॉर्मल ड्रॉ किया था वैसे ही हम यहाँ पे क्या करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। और यही बी एम, इस पॉइंट को क्या देते हैं, एम। तो ये बी एम जो होगा ये होगा हमारा पाथ डिफरेंस। और ये बोल रहे हैं हम एंगल थीटा से, ये इससे पहले इस तरह से चल रही थी वेव, तो ये इससे इतनी डिफ्रैक्ट हो गई। तो डिफ्रैक्ट हो गई तो क्या आ गया, थीटा। ये भी यहाँ पे डिफ्रैक्ट हो गई थीटा, यहाँ से भी एंगल कितनी हो गई, डिफ्रैक्ट थीटा। तो डिफ्रैक्शन एंगल जो होता है वो इज़ वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होता है। तो यहाँ पे हम इसको थीटा लेके चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बोला इस दोनों ए से बी तक की डिस्टेंस क्या है, ए है। और हमने बोला साइन थीटा हमको निकालना, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, बी एम अपॉन ए बी कितना है, ए, यानी कि ये हो गया हमारा। अब हमने यहाँ से क्या निकालना है, हमें बी एम की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या कर देते हैं, बी एम की वैल्यू हमने माना लैम्डा है। लैम्डा हमने कैसे मानी, क्योंकि अभी हमें इंटरफेरेंस में हमने निकाली थी 0 लैम्डा 2 लैम्डा, वैसे लैम्डा बाई 2 3 लैम्डा बाई 2 5 लैम्डा बाई 2, हमने ये सब चीज़ें निकाली थी, वही चीज़ हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। हम अभी पहले पार्ट डिफरेंस मान के चलते हैं, लैम्डा है तो हमने यहाँ पे निकाला लैम्डा, तो बी एम की वैल्यू कितनी लिख दी, लैम्डा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए, तो हमने लिख दिया डेल्टा इज इक्वल टू ए साइन थीटा, यानी बी एम क्या डेल्टा ही था, तो डेल्टा इज इक्वल टू ए साइन थीटा, तो लैम्डा इज इक्वल टू ए साइन थीटा, तो ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं डेल्टा, हमने क्या क्या बोला, पाथ डिफरेंस डेल्टा, तो बी एम की वैल्यू कितनी होगी, डेल्टा, डेल्टा इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अगर हम सेंटर फर्स्ट मैक्सिमम की, यहाँ पे हम मैक्सिमम की बात करते हैं, हमने क्या बोला कि इस पॉइंट ओ पर जितनी भी लाइट्स पहुँचेगी उनके बीच क्या होगा, पाथ डिफरेंस 0 होगा। तो हमने बोला ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, एन की वैल्यू क्या रखें, 0, तो ए साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। इसी को हमने समझाने के लिए लिखा है, आपको हम समझा देते हैं। सेंटर फर्स्ट मैक्सिमा के लिए हमने बोला है एट सेंटर ऑल वेवलेट्स हैव फेज डिफरेंस इज 0, दैट्स वाई एट पॉइंट ओ गेट सेंटर मैक्सिमा। सेंटर पे क्या मिलेगा, हमें मैक्सिमा मिलेगा। अब हम इस पॉइंट पी की बात करते हैं, इस पॉइंट पी की बात कर रहे हैं डार्क की। तो डार्क के लिए हम क्या बात करते हैं, फॉर फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा के लिए बात कर रहे हैं, तो हम बोलते हैं पाथ डिफरेंस बिटवीन वेवलेट्स विच मूविंग पॉइंट ए टू बी इज बी एम। हम क्या बात कर रहे हैं, ए और बी से जो भी वेवलेट्स इस पॉइंट पी पर पहुंचेगी उनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा, बी एम, यानी कि किसके इक्वल होगा, लैम्डा के इक्वल होगा। यानी कि ए और बी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ये लैम्डा बाई 2, ये लैम्डा बाई 2, और लैम्डा बाई 2 यानी कि इनसे जितनी भी वेवलेट्स से जितनी भी लाइट्स पहुंचेगी उनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा बाई 2 होगा। और लैम्डा बाई 2 होता है तो हमें क्या मिलता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है। इसलिए यहाँ पे पी पे क्या रहेगा हमारे, यानी कि वो दोनों क्या करेगी, जो भी लैम्डा बाई 2 और लैम्डा बाई 2 पहुँचेगी वो एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर देगी, कैंसिल कर देगी, जिसकी वजह से पी पे क्या मिलेगा, हमें मिनिमा मिलेगा। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है, पाथ डिफरेंस बिटवीन वेवलेट्स विच मूविंग पॉइंट ए टू बी इज बी एम। पाथ डिफरेंस बिटवीन वेवलेट्स रनिंग कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स टू एवरी हाफ पार्ट इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2, दैट्स वाई एट पॉइंट पी शुड बी डार्क। अमंग वेवलेट्स, आगे वापस बात कर रहे हैं, अमंग वेवलेट्स रनिंग फ्रॉम ए टू सी। अब ए से सी, पहले हमने वेवलेट ए और बी की बात की थी, अब हम बात कर रहे हैं ए टू सी। ए टू सी द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाई 2 एंड अगेन अमंग वेवलेट्स रनिंग फ्रॉम सी टू बी। अब वो कहाँ से कहाँ चल रही है, सी से बी चल रही है, दिख रही है, सी से बी, यहाँ से ये सी से बी चल रही है। सी से बी से चलने वाले उनके बीच के भी पाथ डिफरेंस कितना होगा, पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2। सो एट पॉइंट पी एवरी वेवलेट्स रीच दिस पॉइंट इन अपोजिट फेज एंड फर्स्ट मैक्सिमा गेट्स। इनके बीच क्या होगा, ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा,
एन की वैल्यू क्या रखें, 1 रखें, तो एन की वैल्यू 1 रखें, क्योंकि जीरो पे हमने क्या देखी, एन की वैल्यू 0 रखते ही पाथ डिफरेंस कितना हो गया था, 0। पाथ डिफरेंस 0 होने की वजह से वहाँ पे क्या मिल रहा था हमें, पॉइंट ओ पे मैक्सिमम मिल रहा था, यहाँ यानी कि वहाँ पे जो ब्राइटनेस होगी वो सबसे ज़्यादा क्या होगी, मैक्सिमम होगी। लेकिन एन की वैल्यू 1 रखते ही लैम्डा हो गया, तो ये कितना हो गया, एन की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, 1 2 3 रखेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा बाई ए। और हमने क्या बोला, डिफ्रैक्शन एंगल क्या है, बहुत मिनिमम है, तो लैम्डा साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा, तो एन लैम्डा अपॉन ए हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा ए फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा। अब सेकेंडरी मैक्सिमम कहाँ मिलेगा हमें, इसके आगे, पी के आगे कोई पॉइंट होगा क्यों, वहाँ पे हमें मिलेगा। अब यहाँ पे हम सेकेंडरी मैक्सिमा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे पार्ट डिफरेंस कितना रख दें, 3 लैम्डा बाई 2 रख दें। 3 लैम्डा बाई 2 को भी हम क्या करें, 3 पार्ट्स में डिवाइड करें, क्योंकि 3 लैम्डा बाई 2 है, तो हम उसको क्या करते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो कैसे करेंगे, लैम्डा बाई 2 लैम्डा, फिर 3 लैम्डा बाई 2, ठीक है। हम इसको किस में पार्ट में डिवाइड करेंगे, लैम्डा बाई 2 लैम्डा और 3 लैम्डा बाई 2, 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो इनके पे क्या बोलेंगे, ए साइन थीटा इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2 और ए साइन थीटा। अब देखो डिफ्रैक्शन में क्या होता है, जब एन लैम्डा होती है वहाँ पे हम क्या बोलते थे, पार्ट डिफरेंस लैम्डा, 2 लैम्डा 3 लैम्डा होता था, तो हमें पार्ट डिफरेंस पे क्या मिलता था, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता था। लेकिन जो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन है, यानी डिफ्रैक्शन के अंदर हमें क्या मिलता है कि जो इंटरफेरेंस में जहाँ पे हमें मैक्सिमम मिलता था वहाँ पे हमें हम क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। डिफ्रैक्शन के अंदर इंटरफेरेंस के जस्ट अपोजिट होता है, जहाँ पे इंटरफेरेंस में मैक्सिमम मिलता था वहाँ पे डिफ्रैक्शन में क्या मिलता है, हमें अब मिनिमा मिलता है। ओके, तो यही हमने देखा था, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, लैम्डा एन लैम्डा, यहाँ पे हमें मैक्सिमम मिला करता था, लेकिन हमें अब यहाँ क्या मिल रहा है, मिनिमा मिल रहा है। वैसे यहाँ पे 3 लैम्डा बाई 2 है, यहाँ पे हमें मिनिमा मिला करता था इंटरफेरेंस में, लेकिन यहाँ पे अब हमें क्या मिल रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ए से सी तक हमने इसको क्या बोला है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ए डी सी और बी, हमने 3 पार्ट्स में, ए और बी था उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, डी और सी में। अब यहाँ देखो, ए से सी से जो भी लाइट्स पहुँचेगी वो लैम्डा बाई 2, और डी से सी तक जो भी लाइट पहुँचेगी उसके बीच में पार्ट डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा बाई 2। तो ये दोनों लाइट्स क्या करेगी, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देगी, लेकिन जो सी से बी तक जो लाइट पहुँचेगी उनके बीच में पार्ट डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा बाई 2 होगा, लेकिन इसको कैंसिल करने वाला कोई पार्ट नहीं होगा, तो इसकी कुछ ना कुछ इंटेंसिटी होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें क्या मिलेगी, कुछ इंटेंसिटी वाली लाइट मिलेगी, यानी फ्रिंज हमें वहाँ मिलेगी। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मैक्सिमा, क्योंकि फर्स्ट मैक्सिमा तो ये था, अब हम क्या बोलते, इसलिए से हम इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मैक्सिमा बोलते हैं। तो इसके लिए हमने क्या बोला, ए साइन थीटा एन इज इक्वल टू 2n + 1 लैम्डा बाई 2, तो साइन थीटा एन इज इक्वल टू 2n + 1 लैम्डा अपॉन 2a। थीटा इज़ वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा हो जाता है, तो यहाँ पे हमने दिया थीटा, थीटा एन इज इक्वल टू 2n + 1 लैम्डा बाई 2a। इसको भी हम समझ लेते हैं यहाँ पे, व्हेन पाथ डिफरेंस इज 3 लैम्डा बाई 2 5 लैम्डा बाई 2 2n + 1 लैम्डा बाई 2, देन सेकेंडरी मैक्सिमा गेट्स साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, तो ए साइन थीटा इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2, तो यहाँ पे ए कहाँ जाएगा, इसके नीचे, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2n + 1, तो 2n + 1 लैम्डा बाई 2 है, तो थीटा की वैल्यू ये होगी। अब हमें बोल रहे हैं एट पॉइंट थीटा अमंग वेवलेट्स running from A to C, the path difference is lambda. So wavelets reach this point in opposite phase, but phase difference between C to B is lambda by 2. It reach at point Q in same phase. That's why point Q is bright. Point Q क्या मिलेगा हमें, bright मिलेगा। अब ये तो हमने क्या बात की, आधे हाफ पॉइंट की बात की, यानी कि ऊपर वाले बात की। तो यहाँ पे हमें जो मिलने वाला है वो कुछ इस तरह का मिलेगा, फिर इसके बाद इसकी इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ये पॉइंट P हो गया, ये पॉइंट हमारा Q हो गया जहाँ पे मैक्सिमम मिल रहा है। अब ऐसे ही आधे का आगे की तरफ मिलेगा, तो यहाँ पे भी कोई होगा पॉइंट, फिर यहाँ पे मिलेगी Q, ये P था, यहाँ पे पॉइंट क्या होगा, P डैश होगा, और यहाँ पे क्या होगा, Q डैश होगा। ये पॉइंट हमारा क्या था, P था, ये पॉइंट P था, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, P डैश, ये था Q, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, Q डैश। इस तरह से ये फिर क्या होता जाएगा, इसकी आगे की इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो इसी को हमने यहाँ समझाया है। देखो ये कुछ इस तरह का ग्राफ लेगा, इंटेंसिटी के बीच में और पाथ डिफरेंस के बीच में, ये हमारा है पाथ डिफरेंस यानी कि लैम्डा, ठीक है ना, इनके बीच के अंदर हमने बनाया है।
अब हमने यहाँ क्या बोला है कि ये जो है यहाँ से, ये देखो ये इसको हमने इस तरह समझाया, ये देखो यहाँ स्लिट से इसकी एंगल कितना बनाया, थीटा, ये है थीटा, इनके बीच की दूरी कितनी थी, ए। अगर थीटा की वैल्यू हमने निकाली थी, थीटा कितना निकला था हमारा, यहाँ पे हम निकाल चुके हैं पहले थीटा की वैल्यू, थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए, ये वैल्यू निकली थी हमारी। अगर 2 थीटा होगा तो कितना आ जाएगा, 2 थीटा तो 2 लैम्डा बाई ए। अब यहाँ पे हम बोलते हैं कि यहाँ पे ये देखो हमने बोला कि इनके बीच की हाइट कितनी है, एच है, और ये फोकस, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ से सारी वेव्स क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है, तो ये कहाँ पे फोकस होगी, उसके फोकस पॉइंट पे, लेंस की क्या होगी, फोकस पे होगी, सारी लेंस का होगी, एक इस ओ पॉइंट पे मिल रही है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, इसका फोकस होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंस से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, एफ होगी। तो हम क्या ले सकते हैं, साइन थीटा। तो वहाँ पे भाई हमने लिखा एच अपॉन एफ इज इक्वल टू, एच अपॉन एफ किसके हो गया, थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, एच अपॉन एफ, और एच अपॉन एफ किसके इक्वल हो गया, लैम्डा बाई ए के इक्वल हो गया। तो एच की वैल्यू कितनी हो गई, लैम्डा बाई ए एफ। सेंट्रल विड्थ की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या हो जाएगी, सेंट्रल विड्थ में ये ऊपर एच, ये भी एच, तो कितना हो गया, 2h हो गया। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2h। तो ये वैल्यू इसको हम ले सकते हैं 2 लैम्डा एफ बाई ए, तो ये सेंट्रल विड्थ हो गई, तो 2 लैम्डा एफ बाई ए। अब हम रिजॉल्विंग पावर की बात कर लेते हैं। रिजॉल्विंग पावर क्या होता है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट है जो बहुत क्लोज रखे हुए हैं, तो उनकी जो इमेज को हम जो अलग करने की जो एपिटस की जो भी एबिलिटी होगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, विभेदन सीमा, ये रिजॉल्विंग पावर बोलते हैं। तो एबिलिटी टू सेपरेट ऑफ इमेजेस ऑफ टू नियरेस्ट ऑब्जेक्ट बाय एनी ऑप्टिकल एपरेटस इज कॉल्ड रिजॉल्विंग पावर। तो रिजॉल्विंग पावर ही होती है। और रिजॉल्विंग एबिलिटी क्या होती है, रिजॉल्विंग पावर तो हमने देख ली। अब रिजॉल्विंग पावर तो हमने क्या बोलते हैं, रिजॉल्विंग एबिलिटी या रिजॉल्विंग, यहाँ एबिलिटी लिखनी चाहिए हमको, पावर नहीं, रिजॉल्विंग एबिलिटी इक्वल टू 1 अपॉन रिजॉल्विंग लिमिट या रिजॉल्विंग पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ये याद रखना। रिजॉल्विंग एबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिजॉल्विंग लिमिट या रिजॉल्विंग पावर। ओके, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम कल से पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।